हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे। हम लोग कल पढ़े थे क्लास 12th हिस्ट्री लेसन 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन का लघुतरीय क्वेश्चन का 1 से लेकर के 10 तक का क्वेश्चन हमने पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे 11 से लेकर के 20 तक का क्वेश्चन, यानी 10-10 क्वेश्चनों का हमने सेट तैयार किया है। आराम आराम से देखिए, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएगी और हमें भी पढ़ाने में सुविधा होगी। अब करना क्या है आपको, आप आराम से हमारी वीडियो को देखिए एकदम ध्यान पूर्वक, सारी क्वेश्चन आपको समझ में आएगी। ऐसे क्वेश्चन का तो हमने क्या किया है, आंसर भी यहाँ लिख दिया है, लेकिन समझाते हैं तो उसी को आप ज्यादा फोकस कीजिए, तो क्या होगा कि आपको समझ में सब कुछ आ जाएगी, याद रहेगा। परीक्षा हॉल में आपको सबको ले जाने की जरूरत नहीं होगी, आराम से आप वहां पर क्या कर सकते हैं, याद से लिख सकते हैं। चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है मेरे भाई, सबने अवज्ञा आंदोलन क्यों आरंभ किया गया। सबने अवज्ञा आंदोलन क्यों आरंभ किया गया था, इसका पीछे क्या कारण था सुनना, हमें उसको देखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही समझा देता हूं। हुआ था क्या सुनना कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। हम भारतीय जितने भी लोग थे वो ये चाह रहे थे कि साइमन कमीशन भारत में नहीं आए और अपनी जो योजना है उसको प्रसारित नहीं करे। क्लियर। हमारे विरोध में हमने जहां जहां साइमन कमीशन गया सब जगह हमने उसे काले झंडे से स्वागत किया और हमने नारा लगाया, साइमन कमीशन वापस लौटो। कोई डाउट। लेकिन क्या हुआ, इसके बावजूद, हमरे विरोध के बावजूद साइमन कमीशन भारत में उतरा और अपनी काम जारी रखा। इसका हमने खूब विरोध किया। क्लियर। एक कारण यह था। दूसरा कारण था 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय, कृष्णा मेनन, ऐसे लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार किया जिनका नाम था नेहरू रिपोर्ट। और उसमें बहुत सारी बातें सरकार को दिया गया कि आप हमारी मांग को स्वीकार कीजिए, लेकिन वहां भी सरकार ने कोई मांग स्वीकार नहीं की। फिर उसके बाद 1930 में गांधी जी ने बहुत सारी मांगे कांग्रेस के सामने रखी, जिसका नाम था 11 सूत्री कार्यक्रम, और इसमें भी कोई मांग स्वीकार नहीं हुई। जब ये तीन बातें हमारे विरोध में चला तो हमने इन तीनों के विरोध में एक आंदोलन चलाया जिसका नाम रखा गया सबने अवज्ञा आंदोलन। कोई डाउट, फिर समझ लीजिएगा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आ रही थी और ये भारत आने में, साइमन कमीशन जब भारत आ रही थी तो हमने इसको विरोध किया, लेकिन इसके हमारे विरोध के बावजूद भी उसने अपना काम जारी रखा। एक नंबर। दूसरा, हमारी बातों को माना नहीं जा रहा था। हमने नेहरू रिपोर्ट दिया, उसमें भी हमारी बात नहीं माना गया। गांधी जी अपनी मांग रखे, इसमें उसकी बात नहीं माना गया। इन तीन मांग हमारी पूरी नहीं हुई, इसलिए हमने उनके विरोध में एक आंदोलन चलाया जिसका नाम रखा सबने अवज्ञा आंदोलन। 1930 में गांधी जी ने शुरू किया। कोई डाउट। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आगे मेरा भाई सुनना, 12 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़िए और अंत में पूछे गए प्रश्न उत्तर दीजिए। पहले पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, आप पढ़ के उसी जुड़े प्रश्न को उत्तर दीजिए। देखिए क्या है लिखा हुआ। मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूं, आप इस मंत्र को अपने हृदय में अंकित कर लीजिए और अपनी हर सांस के साथ इस मंत्र के ध्वनि को, हर सांस के साथ इस मंत्र के ध्वनि को गूंजनी चाहिए। मंत्र है करो या मरो। मंत्र कौन है, करो या मरो। अर्थात या तो भारत को हम स्वतंत्र कराएंगे या स्वतंत्रता के प्रयास में हम अपनी प्राणों की आहुति दे देंगे। दास्ता की शाश्वतता देखने के लिए हम जीवित नहीं रहेंगे। यानी जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रही थी 1942 में, तो महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था और उसका नाम मंत्र, उन्होंने क्या कहा, ये मंत्र है। कौन मंत्र, करो या मरो। या तो हम देश को इस बार आजाद करेंगे या इस आजादी के दौरान हम मरेंगे, ताकि बाद में भारत पर जो अंग्रेजों का अधिकार है ये देखने के लिए हम जीवित नहीं रहेंगे। ऐसा कह रहे थे कौन, महात्मा गांधी। ये पाठ से जो एनसीईआरटी बुक है उनमें से एक छोटा सा लाइन, 4 लाइन उठा करके यहाँ पर लिखा गया है और इस गद्यांश से आपको प्रश्न भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस गद्यांश में वर्णित छोटा मंत्र कौन है, तो छोटा मंत्र है करो या मरो। याद रखेंगे छोटा मंत्र कौन है,
यह मंत्र किसने दिया? तो यह मंत्र महात्मा गांधी ने दिया। यह किस आंदोलन के संबंध में है? तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में लिखा गया था। आगे हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इस आंदोलन की मंत्र का क्या भूमिका? देखिए, इस मंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब उन्होंने इस मंत्र को दिया ना, अरे क्या बताएं, पूरा देश एकदम आंदोलित हो गया। सब ये समझ लिए कि अब हमें इस बार देश को आजाद करना है, और लगातार सब लोगों ने उसी मजबूती से प्रयास किया और देश को आजाद कर दिया। क्लियर? मंत्र का ही ये देन था। तो लिखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम के समय आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आंदोलन के बाद भारत में जन आक्रोश इतना बढ़ गया कि भारत को आजाद करा करके उसने छोड़ा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। आशा करते हैं क्वेश्चन 12 आपको समझ में आई होगी। 13 देखिएगा मेरे भाई, कैबिनेट मिशन से क्या आशय है? कैबिनेट मिशन हुआ क्या? जब सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस समय गोलमेज सम्मेलन किया गया, हमें मनाने की कोशिश किया, लेकिन हम लोगों ने नहीं माना, हम लोगों ने उसका सहयोग नहीं दिया। हमने कहा कि जब तुम हमारी बात को नहीं मान रहे हो तो हम तुम्हारी बात को क्यों माने भाई? लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने क्या किया, हम भारतीयों को जेल में बंद कर दिया, सबने अवज्ञा आंदोलन खत्म। लेकिन ठीक उसके कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, बैठिए आप वहीं, कुछ सालों बाद, उसके कुछ सालों बाद द्वितीय विश्व शुरू हो जाती है। और जैसे द्वितीय विश्व शुरू होती है तो उसे भारतीयों की जरूरत पड़ती है। अब वो हम लोगों से मदद मांगने लगा कि भाई हमें मदद दीजिए, लेकिन वो हम उन्हें मदद नहीं दिया, हमने उसे मदद नहीं दिया, और बदले में हमने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। अब इस समय उसकी आंदोलन इतनी तीव्र हो गई, इस समय हमारी आंदोलन इतनी तीव्र हो गई कि समझिए वो स्थिति उसका भयावह हो गया। अब भारत में अंग्रेज टिक पाना बड़ा मुश्किल था, वो भारत में अंग्रेज नहीं रह पाता। इसलिए अंततः उसने सोचा कि भारत को अब आजाद कर देना चाहिए। और अंत में एक कारण तो यहाँ भारत में आंदोलन इतनी तीव्र थी, इसलिए वह सोच रहा था कि भारत में अब शासन करना मुश्किल है, तो इसे आजाद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आजादी की मांग थी। और उधर क्या हुआ, इंग्लैंड में भी चुनाव हुआ और वहां पर सरकार बदल गई। जो सरकार इटली की सरकार बनी, वो भारत के प्रति कभी प्रेम रखती थी, इसलिए उसने भारत में एक संस्था भेजी जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। और उनका विचार था कि जाइए भारत में देखिए, वहां के जितने प्रतिनिधि है, जितने निर्वाचक मंडल है, सबसे बात कीजिए और बात करके भारत को आजाद कर दीजिए। तो कैबिनेट मिशन का मूल उद्देश्य क्या था मालूम है ना? वह 1946 में आई थी, वो जांच करके भारत को आजाद करना चाहती थी, लेकिन किस आधार पर? सांप्रदायिकता के आधार पर। ऐसे मुस्लिमों के लिए उसे भारत नहीं देना था, मुस्लिम की जो पाकिस्तान मांग थी उसको उसने खारिज कर दिया था। और देती किसके लिए? तो जो अछूत वर्ग था, उसके लिए अलग भारत बनाना था, उसके लिए अलग निर्वाचक मंडल, नंबर एक। दूसरा था कि जो वो क्या कहते हैं उसको, भारत को 4 प्रांतों में बांटना था, माने अलग अलग संस्था विचार से आई थी वो। तो कैबिनेट मिशन मूल रूप से ध्यान रखना, पहला नंबर वह आई थी कि भारत को कितने भागों में बांट देना है? 4 प्रांतों में। चारों प्रांत में सूचना का सबका एक रहेगा, लेकिन चारों का अलग अलग संविधान होगी। इन सब के लिए कैबिनेट मिशन भारत आई थी। क्लियर? आशा करते हैं समझ में आई होगी। फिर समझ लीजिएगा, 1946 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने एक संस्था भेजी जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। उनका कहना था कि अब भारत को हम आज़ाद करेंगे, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधियों से बातचीत करके। और जब बातचीत करेंगे तो कैसे? तो भारत को 4 भागों में विभाजित करेंगे, पाकिस्तान की मांग नहीं होगी पूरी, उनका मांग नहीं रखा जाएगा, लेकिन दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाया जाएगा। ये कैबिनेट मिशन की विचार थी, इसी विचार से वो भारत आया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखना मेरे भाई। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? भारत में इसका विरोध क्यों हुआ? देखिए, साइमन कमीशन जब भारत में आता है तो हम लोग उसका विरोध क्यों करते हैं? पहले तो आया क्यों, उसकी क्या जरूरत थी? देखिए, अंग्रेज जो साइमन कमीशन भेजा था, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सर जॉन साइमन। और ये इसलिए भेजा गया था कि 1919 में
अंग्रेजों ने द्वैध शासन भारत में स्थापित किया था, और द्वैध शासन किस तरह से काम कर रही है, इसमें क्या कठिनाइयां और क्या लाभ हुआ, इसकी जांच के लिए द्वैध शासन स्थापित हुआ कि नहीं हुआ, इस सब की जांच के लिए आया था साइमन कमीशन। क्लियर? फिर समझ लेंगे। 1919 में द्वैध शासन भारत में लगाया गया, और ये शासन कहां तक कार्यरत रही, इसकी जांच के लिए साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है। अब भारत में इसका विरोध क्यों हुआ? तो हम नहीं चाहते थे कि साइमन कमीशन भारत आकर के फिर से कोई गड़बड़ी करे, क्योंकि जब द्वैध शासन लगी थी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो हम नहीं चाहते थे कि फिर इस तरह का कोई घटना भारत में घटे, इसलिए हम लोगों ने उसका खूब विरोध किया। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, गोलमेज कॉन्फ्रेंस तथा गांधी इरविन समझौता के विषय में आप क्या जानते हैं? अब कहता है कि गोलमेज सम्मेलन और फिर गांधी इरविन समझौता के बारे में आप क्या जानते हैं? समझना मेरे भाई। देखिए, गोलमेज सम्मेलन के बारे में क्या है कि जब 1928 में हमने साइमन कमीशन का विरोध किया, 1929 में नेहरू रिपोर्ट हमारी नहीं मानी गई, 1930 में गांधी जी की बातें नहीं मानी गई, तो हमने चलाया सबने अवज्ञा आंदोलन। हमने कहा जब तुम हमारी बात को नहीं मानोगे ना, तो तुम्हारे कानून को हम ना मानेंगे भाई, काहे ला मानेंगे। और गांधी जी ने नमक कानून भंग कर दिया, जिसकी शुरुआत हुई थी दांडी यात्रा से, आप लोग पढ़े होंगे। सबने अवज्ञा इतनी चली, जगह जगह हड़तालें हुई, विदेशी वस्तुओं का आना बंद हो गया, बहुत सारी चीजें। तब अंग्रेजों को लगा कि नहीं, अब हमें कुछ बात चलानी होगी, भारतीयों की कुछ बातों को मानना होगा, और भारतीयों को मनाने के लिए ये सबने अवज्ञा आंदोलन जो चल रही थी ना, इसको बंद करने के उद्देश्य से उसने गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलवाया इंग्लैंड में। ठीक है, जितने भारत के प्रतिनिधि थे सबको बुलवाया इंग्लैंड कि आप लोग आइए और इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। सब गए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया। तब प्रथम गोलमेज सम्मेलन विफल। क्लियर? तो गोलमेज सम्मेलन क्या क्यों हुआ मालूम है ना? फिर समझ लीजिएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन जब काफी बढ़ गया, तो अंग्रेजों को लगा कि भारत में अब हमारी शासन नहीं रह पाएगी, वो टिक नहीं पाएगी, चली जाएगी। इसी से बचने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। क्लियर? कि सोचा कि अगर हम गोलमेज मतलब अंग्रेजों से भारतीयों से बातचीत नहीं करेंगे तो वो आंदोलन काफी तीव्र रहेगी, तो हो सकता है कि हमें जल्दी वहां से भागना पड़ जाए। इसलिए उसने सोचा कि बातचीत करना चाहिए, और भारतीयों से उन्होंने बातचीत किया। ठीक है, चलिए अब गांधी इरविन समझौता क्या समझिएगा। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जब नहीं गए, तो फिर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारत के जो वाइसराय थे लॉर्ड इरविन, उनको फोन करके कहा, ए भाई, गांधी जी को किसी तरह से मनाओ और सबने अवज्ञा आंदोलन को बंद करवाओ। हाँ, ऐसे बोला था, उसको मनाइए, मना करके किसी तरह से। तो फिर लॉर्ड इरविन गांधी जी को बुलाए, कहां? दिल्ली। गांधी जी गए, दोनों के बीच में वार्ता हुई, तो गांधी जी की 5 बातें मानी गई। 11 मांग थी, उनमें 5 मांगे मानी गई, लेकिन एक शर्त के साथ। क्या? तो पहला तो आप सबने अवज्ञा बंद करिएगा, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में आप भाग लेने इंग्लैंड जाइएगा। ठीक है, ये थी गांधी इरविन समझौता यानी दिल्ली पैक्ट। क्लियर? चलते हैं आगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे गांधी इरविन समझौता के बारे में, समझा दिए। अब आगे चलिए, हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे सुनना 16, राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज दल की भूमिका। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज दल की क्या भूमिका थी? हमने बताया था कि जब रॉलेट एक्ट लगा, सुनिएगा, जब रॉलेट एक्ट लगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उसके बाद हमने चलाया असहयोग आंदोलन। आंदोलन शांति ढंग से चल रहा था, 2 वर्षों में काफी हमें सफलता मिली थी। विदेशी वस्तुओं का आना बंद हो गया, बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए, शिक्षक स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिए। लेकिन 1922 में एक अप्रिय घटना घटी, चौरी चौरा।
और ये हिंसक घटना था। हिंसक घटना के कारण गांधी जी का विचार बदल गया और उन्हें असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। गांधी जी चले गए जेल। तो कांग्रेस में हो गई फूट, कांग्रेस में हो गई फूट। और कहा कांग्रेस के कुछ लोग कि गांधी जी को ऐसे समय में आंदोलन नहीं बंद करना चाहिए भाई। गांधी जी का जखनीय मन होता है तखनीय शुरू कर देते हैं, जखनीय मन होता है बंद कर देते हैं। तो इसलिए कुछ लोग ना पार्टी छोड़ दिए, पार्टी से अलग हो गए, जिनमें था मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और सारे लोग। ये मिल करके एक अलग पार्टी बनाए जिसका नाम रखा स्वराज पार्टी। देखिए, और ये पार्टी बहुत अच्छा काम की। जानते पहली बार स्वतंत्रता की मांग स्वराज पार्टी ने ही रखा कि हमें स्वराज चाहिए, हमें अपना देश अब चाहिए, हमें सुधार बुधार ना बुझाउल वाला काम ना चलेगा, अब चलेगा सीधा सीधी हमको देश वापस कीजिए। क्लियर? तो स्वराज पार्टी की भूमिका सीधा स्वराज की मांग, माने अपने देश की मांग। ठीक है, इतना ही नहीं, द्वैध शासन का उसने खुलकर विरोध किया, साइमन कमीशन को उसने खुलकर विरोध किया। हाँ, अंत ये हुई कि बाद में फिर से कांग्रेस में मिल गई, लेकिन फिलहाल इसने ई पार्टी बहुत काम किया, बहुत सुंदर सा काम। क्लियर? आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का संक्षिप्त विवरण। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था? देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे कारण था, हुआ क्या कि हमारे देश में द्वैध शासन लगी, यानी रॉलेट एक्ट लगाया गया। रॉलेट एक्ट से ना हमारी आजादी बिल्कुल समाप्त होती थी, लेकिन लागू नहीं किया गया था। कहीं कहीं पर इसका केवल झलक मिला है। कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति सड़क पर बातें करते नहीं चल सकते हैं, कहीं पर जो 4-5 आदमी बैठ करके बातें नहीं कर सकते, सभाएं नहीं कर सकते हैं, ये नियम बनाया गया रॉलेट एक्ट में। अब समझ रहे ना, किसी व्यक्ति पर शक के आधार पर उसे गोली मारा जा सकता था और उसे जेल में बंद किया जा सकता था। ये हमारा कानून था रॉलेट एक्ट। पूरे देश में इसका आक्रोश फैल गया, सब लोग इसका विरोध कर रहे थे, और इसी का विरोध चल रहा था जलियांवाला बाग में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में इसका पुरजोर विरोध हो रहा था। वहां पर शांति ढंग से सभाएं चल रही थी, लेकिन जनरल डायर 100 पुलिस, भारतीय पुलिस और 50 अंग्रेजी पुलिस के साथ वहां पहुंचा। बिना किसी चेतावनी दिए उसने गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। ऐसी तो जानकारी है, किसी किताब में 400 कह रहा है, किसी में 1000 कह रहा है, लेकिन 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। भाई एक दो मरता है ना तो आश्चर्य होती है, यहाँ तो हजारों लोगों की एक बार में निर्मम हत्या हो गई। ठीक है, ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत बड़ा। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में ये घटना घटी, जिसका नाम रखा गया जलियांवाला बाग। था जलियांवाला बाग, इसीलिए उसका नाम रखा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आशा करते हैं समझ में आई होगी। किसके विरोध में? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, और पंजाब के दो नेता भी थे जिसका मतलब अगुवा कर लिया गया था, जिसको कहते हैं हम लोग नजरबंद। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, दोनों को नजरबंद कर लिया गया था। इसीलिए पंजाब में एक पर्व मनाई जाती है, बैसाखी पर्व। उसी दिन सभी लोग, वो 13 अप्रैल को उस दिन पड़ता था, 13 अप्रैल को शांति ढंग से सभाएं चल रही थी और इसी का निर्मम हत्या हुई, इसीलिए नाम रखा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। आशा करते हैं आपको इस 17 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, चलते हैं आगे। सुनना, अगस्त प्रस्ताव 1940 की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, जब देश में आंदोलन काफी तीव्र होने लगी, लगातार सब लोग विरोध में आने लगे, तो जो अंग्रेज था ना, वह धीरे धीरे ना कुछ कुछ काम करना शुरू कर दिया। सोचा कि किसी तरह से भारतीयों को मनाया जाए, और उसने एक प्रस्ताव पारित किया अगस्त महीने में 1940 में। इसका नाम रखा गया अगस्त प्रस्ताव। इसमें क्या था कि भारतीय प्रतिनिधियों को नियुक्त करना, वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि आप भारतीय प्रतिनिधियों को नियुक्त कीजिए, यानी जहां पर कानून बनती है, यानी आप जहां रहते हैं उसमें किसको नियुक्त कर दीजिए? अब भारतीयों, क्योंकि हम भारतीयों की मांग थी कि आप जो कानून बनाते हैं ना, आपका जो संसद है ना, उसमें हम भारतीयों को नियुक्त कीजिए, हम लोग उसको देखेंगे और हमारी अध्यक्षता में, हम लोगों के सामने में कानून पारित होनी चाहिए।
तो देखा कि भाई अगर उसकी बात नहीं मानते हैं तो वो सबने अवज्ञा, तो असहयोग आंदोलन या कई तरह के आंदोलन चला रहे हैं, विरोध लगातार बढ़ते जा रहा है, हर पार्टियां अलग तरह विरोध कर रही है। तो हम लोगों को मनाने के उद्देश्य से, हम लोगों को भारतीयों को मनाने के उद्देश्य से और आंदोलन को कम करने के उद्देश्य से उसने प्रस्ताव पारित किया जिसका नाम रखा गया अगस्त प्रस्ताव 1940। क्लियर? क्यों बनाया गया? तब भारतीयों को मनाने, आंदोलन को कम करने और वायसराय को अधिकार दिया गया कि उसमें भारतीयों को नियुक्त कीजिए। क्लियर? चलिए आगे है पूना समझौता से आप क्या समझते हैं? पूना समझौता से आप क्या समझते हैं? हाँ, पूना समझौता से आप क्या समझते हैं? मालूम ही हो आपको। देखिए, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, गांधी जी नहीं गए, गांधी जी नहीं गए, लेकिन भीमराव अंबेडकर गए थे। तो इन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की, लेकिन इनकी बात को उस समय स्वीकार नहीं किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे, लेकिन गांधी जी उस वार्ता को नहीं माने, वापस लौट गए। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने फिर निर्वाचक मंडल अलग मांग किए, फिर भी इनकी बात नहीं मानी गई। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, कोई नहीं गया, लेकिन भीमराव अंबेडकर गए और भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। जब गांधी जी नहीं पहुंचे गोलमेज सम्मेलन में, तो अंग्रेजों ने अपनी चाल चली और हिंदुओं को बांटने के उद्देश्य से, हिंदुओं को बांटने के उद्देश्य से, कमजोर बनाने के उद्देश्य से उन्होंने अलग निर्वाचक मंडल की मांग स्वीकार कर लिया। भीमराव जो अंबेडकर दलितों के लिए जो अलग निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे, इस मांग को उसने स्वीकार कर लिया। कौन? भीमराव अंबेडकर। अब जब अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया भीमराव अंबेडकर के दलित के लिए अलग निर्वाचक मंडल, तो भारत में घोषणा भी हो गई। अब गांधी जी थे उस समय जेल में, इनको जब मालूम हुआ तो वो अमरण अनशन कर दिए कि अब हम खाना पीना बंद। अब सब देखा कि भाई तो बड़ा गजब समस्या हो गया। तो फिर कुछ नेता लोग, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोग थे, ये मिल करके, किनसे? तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों के बीच एक वार्ता हुई पूना में। पूना में वार्ता हुई कि भाई गांधी जी को कहा गया और भीमराव अंबेडकर को मनाया गया, दोनों से बातचीत हुई, तब जाकर के समझौता में पारित हुआ कि अलग निर्वाचक मंडल का निर्माण नहीं होगा। हाँ, वहां पर सीट को बढ़ा दिया गया, क्योंकि भीमराव अंबेडकर की भी कुछ बातों को स्वीकार किया गया। तो उनकी जो सीट थी, जितना 57 सीट थी, उसको बढ़ा करके 141 कर दिया गया, लेकिन अलग निर्वाचक मंडल नहीं हुआ। तो यही जो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ, उसका नाम रखा गया पूना समझौता। समझ में आई होगी? नहीं समझ में आया तो एक बार और हो जाए, क्या दिक्कत है? देखिए हुआ क्या कि जब गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने अलग निर्वाचक मंडल की मांग के दलितों के लिए, तो अंग्रेजों ने इनकी मांग को स्वीकार कर लिया। गांधी जी को जब मालूम हुआ तो समझ गए कि तो भाई हिंदुओं में फूट डालने का एक अलग बात हो गया, दलित अलग हो जाएंगे, हिंदू बढ़ जाएगा। तो वो सोचे कि हिंदू अलग नहीं हो, इसलिए आमरण अनशन कर दिए और दोनों के बीच में, यानी गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक वार्ता हुई जिसमें निर्वाचक मंडल बंद हो गया। अब अलग निर्वाचक मंडल नहीं होगी, लेकिन उनकी सीट को बढ़ा दिया गया। और इस बीच की जो सौदा थी यानी समझौता, इसी को कहा गया पूना समझौता, क्योंकि पूना में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, सुनना मेरे भाई, 20, सांप्रदायिक निर्णय की क्या शर्तें थी? सांप्रदायिक निर्णय, देखिए नाम से ही तो पता चल रहा है, सांप्रदायिक माने क्या? जाति के आधार पर। देखिए अंग्रेज भारत में क्या कर रही थी? शासन कर रही थी, और उसका उद्देश्य था कि भारत में लंबे समय तक शासन करें। क्या भी ऐसा नहीं किया, लेकिन जब देखा कि एकजुटता के साथ लोग लड़ रहे हैं ना, तो उसने संप्रदाय के आधार पर बांटना शुरू कर दिया। और पहले तो उसने मुस्लिम लीग को बांटा, फिर दलितों को बांटा, और सबके लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल की मांग भी स्वीकार कर लिया। यही है सांप्रदायिक, क्या है? सांप्रदायिक निर्णय। यानी अंग्रेजों ने भारत में जितने भी राजनीतिक पार्टियां थी और जो अलग अलग निर्वाचक मंडल की मांग कर रही थी कि हमको अलग चाहिए, हम अति पिछड़ा हैं तो हमको अलग चाहिए, हम मुस्लिम हैं तो हमें अलग चाहिए, हम अलग चाहिए, बंदे सबको अलग अलग,
तो इस सब की बात को स्वीकार कर लिया अंग्रेजों ने, तो इसी को कहा गया सांप्रदायिक निर्णय। ठीक है, तो आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पढ़ाने का तरीका भी हमारी तरीका आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो देखने के लिए सबसे पहले धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो हमें भी हौसला बढ़ेगा। और कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।